हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। यानी कि हम अपने लॉज के बारे में जानेंगे। ठीक है कि मतलब हमारे लिए कौन कौन से लॉ बने गए हैं जिसकी वजह से हम उस लॉ का यूज़ करके हम अपने लिए विकास कर सकते हैं और अपने फैमिली के लिए और अपने लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कौन कौन से ऐसे लॉ होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो कह रहा है, पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। कह रहा है कि आप फैमिलियर होंगे, यानी कि आप जानते होंगे कुछ ऐसे लॉ जो आपको मतलब ये बेसिक लॉ हैं जो आपको मतलब पता होगा पहले से। जैसे कि किस एज पे शादी होना चाहिए। ठीक है, सबको पता है 21 साल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या 18 साल के ऊपर। उसके पहले जो शादी होती है वो क्या होता है, इलीगल होता है। गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि अगर 18 साल के पहले अगर शादी होती है या 21 साल के पहले होती है तो क्या है, इलीगल है। ठीक है, उसे मतलब चाइल्ड मैरिज कहते हैं। तो पहला लॉ तो ये हो गया जो आपको पता होगा शायद। ठीक है, दूसरा आता है कि एट एज विच कैन वोट, यानी किस एज पे आप वोट दे सकते हैं। सबको पता है 18 साल की जब जैसे ही होंगे आपका नाम किस में आ जाएगा, वोटिंग लिस्ट में आ जाएगा कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को या अपने प्रधानमंत्री या नहीं। ठीक है, या प्रधानमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, आपके गाँव के जो प्रधान हैं उनको भी जब क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं जैसे ही आप 18 साल के होंगे। तीसरा आप लॉ पता होगा आपको, जैसे ही मान लेते हैं 18 साल के ऊपर हुए ना, आपके पास ये नियम आ जाएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लिखा है ना, इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी। जैसे ही आप 18 साल के पार करेंगे एंड जैसे आप 18 साल के होंगे, आपके पास ये पूरा राइट से आ जाएगा, पूरा हक आ जाएगा आपके पास कि आप अपने प्रॉपर्टी को यानी कि अपने ज़मीन वगैरह को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ऐसे कई सारे क्या है लॉ हैं जो आपको पता होगा पहले से, तो उसमें से हम कुछ लॉ को पढ़ेंगे। फिर आगे यहाँ पर कह रहा है कि क्या मतलब ये सारे जो लॉ हैं कौन बनाता है, कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, जहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग बैठते हैं, पीएम वगैरह, सीएम वगैरह, और मिल के क्या बनाते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। ठीक है, दिल्ली में। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरी मेंबर का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस चैप्टर का, मतलब ठीक है, क्या ये लॉ सब पे अप्लाई होता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कल से जो है, ठीक है, सारे जो वोटिंग लिस्ट है वो 18 साल से बढ़ गए, वो कितना हो गया, 20 साल हो गया, यानी कि 20 साल के ऊपर के लोग जो होंगे वही जो लोग होंगे वोट दे सकते हैं, बाकी जो लोग बचते हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो क्या ये लॉ सब पे अप्लाई होगा? जी हाँ, सब पे अप्लाई होगा। जो भी इस भारत में रह रहा होगा, जो भी इस देश में रह रहा होगा, उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लॉ कोई नहीं है। लॉ क्या है, 18 साल के ऊपर है। ठीक है, तो कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट निकालती है, पार्लियामेंट निकालती है, तो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर 150 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, तो पूरे 150 करोड़ लोगों के ऊपर क्या होगा, ये लॉ अप्लाई होगा और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। जो नहीं फॉलो करेगा उसके साथ क्या होगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है कुछ लॉ ऐसे भी आते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। कंट्रोवर्शियल यानी कि उनके ऊपर थोड़ा चर्चा होता है। ठीक है, लोग उस पर गुस्सा करते हैं। भाई कुछ लॉ आते हैं जो इंसानों के लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो देश के लोग हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या लोग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं इस तरीके से कि जो लॉ है उसको हटाया जाए, वो लॉ हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो काफ़ी जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 1 लाख 2 लाख लोग, उस लॉ को रद्द कर दिया जाता है। तो वही कह रहा है कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है, या अनपॉपुलर होते हैं, यानी कि बेकार लॉ होते हैं। इसमें सिटीजन को यानी कि उस देश के नागरिक लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस लॉ को हटाया जाता है। तो कौन कौन से क्या होते हैं सारा इस चैप्टर में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रो। अब चलते हैं अपना टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहला टॉपिक, डू लॉ अप्लाइड फॉर ऑल, मतलब कि जो भी लॉ आते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो सब पे अप्लाई होते हैं। भाई हमें अभी पढ़ा है जस्ट इंट्रोडक्शन में ही कि जो भी लॉ गवर्नमेंट निकालती है, जो भी लॉ गवर्नमेंट पार्लियामेंट निकालती है, वो जो भी नागरिक इस भारत देश में रहते हैं सब पे वो अप्लाई होता है। ठीक है, जो नहीं अप्लाई करता है उसके साथ जेल में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है छोटा सा। कह रहा है एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन यानी कि एक गवर्नमेंट है, छोटी कोई गवर्नमेंट है, कोई सीएम वगैरह होगा, कोई एमएलए वगैरह होगा, एमपी वगैरह होगा, उसका एक लड़का है। ठीक है, उसके लड़के ने एक क्राइम कर दिया है। अब क्या क्राइम किया है ये नहीं पता, ठीक है, बस एक क्राइम किया है। तो गवर्नमेंट ने यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी कि जो हमारा जुडिशरी है, उसको जेल की सज़ा दी है। ठीक है, हो सकता है कुछ मर्डर वगैरह किया हो, जो भी किया हो। ठीक है, तो किसका लड़का है वो, किसी गवर्नमेंट का लड़का है, किसी ऑफिशियल का लड़का है, तो उसने क्राइम किया है। तो उसके जो पिताजी हैं जो गवर्नमेंट में हैं, वो उसको छुपाने के लिए कहीं और भेज देते हैं। कहते हैं कि तुम मतलब जेल में नहीं जाओगे, तुम उससे बच जाओ। जैसे मूवी में वगैरह नहीं होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं अपने लड़के को बचाते हैं, तो ऐसे यहाँ भी कह रहा है कि जो पॉलिटिशियन है अपने लड़के को बचा रहा है और बचाने के लिए उसको कहीं और भेज रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको 10 साल की सज़ा सुनाई है। तो कह रहा है क्या ये सही है?
मतलब देखा जाए मतलब कानून के हिसाब से यानी कि लॉ के हिसाब से, इस देश के लॉ जो लॉ है उसके हिसाब से क्या ये सही है? एकदम नहीं सही है भाई। अगर वो गलती किया है, ठीक है, कानून को तोड़ा है तो उसको जेल होना चाहिए ना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्या आपको लगता है ये सही किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, उसके जो पिताजी हैं पॉलिटिशियन, क्या उन्होंने सही किया है? नहीं सही किया है, ठीक है। तो अब लिखा है देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन टू गो इनटू हाइडिंग, यानी कि छुपाने के लिए उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि उसके लड़के ने क्या किया, 10 साल की सज़ा मिली है किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, जो इसका ज़िला है, वहाँ का जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने उसको 10 साल की सज़ा दी है क्योंकि उसने एक क्राइम किया है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो पॉलिटिशियन है, उसने ये सही किया है, जो एक्शन लिया वो सही किया है? एकदम नहीं सही किया है। उसने क्या किया, अपने लड़के को बचाया है, किससे? उस क्या बोलते हैं, पनिशमेंट से। जो 10 साल का पनिशमेंट था उसके लिए वो बचा लिया। लेकिन वो क्यों बचा लिया? क्योंकि उसके पिताजी के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि मतलब पावर थे उनके पास, पैसा था, पैसा फेंके और बच गया। वहीं जो गरीब लोग हैं, अगर वो लोग क्राइम करते हैं तो उनको तुरंत उठा के कहाँ बंद कर दिया जाता है? जेल में। क्यों? क्योंकि उनके पास ना पैसा होता है, ना पावर होता है, ना कुछ होता है, ठीक है। तो उनको 10 साल की सज़ा पूरी काटनी पड़ती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो पैसा फेंक के, पावर दिखा के अपने बच्चे को या अपने लड़के को छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लॉ है वो सबके लिए अप्लाई होता है, किसी एक चीज़ के लिए ही। अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, अब तो भाई इंडिया में करप्शन है, ये तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन ये गलत है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि जो ऊपर वाला हमने अभी स्टोरी पढ़ा है ना, जिसमें पॉलिटिशियन क्या कर रहा था, पॉलिटिशियन जो था, नेता था, अपने लड़के को बचा रहा था। तो वही कह रहा है कि इस जो लॉ है ना, जो भारत का लॉ है, उसको क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है, यानी कि वायलेट कर रहा है। यानी जो सबके लिए लॉ बनाया गया है, कोई भी क्राइम करता है तो उसको जेल में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अपने लड़के को बचाता है तो क्या करता है, वायलेशन करता है लॉ का, यानी कि लॉ को वो तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, जो कि गलत बात है। कह रहा है हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कैसे जो कानून बनाए गए थे, कितने ज़्यादा मेहनत किया गया था। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के लिए हम लोगों ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, कितने लोग मारे गए थे, ठीक है। और उस सेक्रीफाइस का ये फ़ायदा उठा रहा है कौन? बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर है। और पावर किसने दिया है? हम ही लोगों ने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, लॉ को तोड़ रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, मुकदमा बैठना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो यही बस कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या करता है, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है। कह रहा है कि इस देश में जितने भी पर्सन हैं, यानी जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं भारत में, उन सबको पूरी तरह से इक्वल लॉ बताया गया। यानी कि सबके लिए जो लॉ है, सबके लिए कानून, वो क्या है, इक्वल है। चाहे वो अमीर रहे, चाहे वो गरीब रहे, ठीक है, सबके लिए लॉ क्या है, इक्वल है। सबको लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। किसकी कमी है? वो गवर्नमेंट की कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो शासन को टाइट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग अपने टाइम पे कुछ बनेंगे तो उसको सही करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, कि आप जब बड़े होंगे, जब आप सब IAS PCS बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, तो इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सेकंड वाले पैराग्राफ में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। कह रहा है कि जितने भी लॉ होते हैं, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के साथ, या किसी भी धर्म के साथ, किसी भी कास्ट या जेंडर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पावर आ गया है कानून का, जैसे आप IAS PCS बन गए हैं, कोई बड़े पॉलिटिशियन है, किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, या किसी जेंडर के खिलाफ बोलेंगे, या किसी कास्ट के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप, लॉ को यानी कि कानून को तोड़ रहे हैं, और आपको सज़ा भी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियन, यानी कि धर्म के हिसाब से, यानी कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी कास्ट के खिलाफ, ठीक है, ना ही मतलब वही जाति वगैरह, ठीक है, ना ही किसी जेंडर के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो औरतों के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, औरतें हैं तो पुरुष के खिलाफ बोल रही हैं। तो ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। कह रहा जो भी ये तोड़ता है उसको क्या किया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जितने भी सिटीजन्स हैं पूरे कंट्री में, सबके लिए लॉ क्या है, इक्वली अप्लाई किया गया है। किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम नहीं है, सारे लोगों के लिए जो लॉ है वो बराबर है। कह रहा चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बड़े बड़े इंसान हो, यानी बड़े बड़े इंसान मतलब बड़े बड़े अमीर। देखा लिखा ना, नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि ना ही गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल हो, ना ही कोई अमीर इंसान हो, और ना ही कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे भले ही भारत का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हक नहीं है कि लॉ को ऊपर जाए, यानी कि लॉ को कोई तोड़े। तो जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो लोग कैसे तोड़ सकते हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं। तो मिडिल क्लास लोग का, लोअर कास्ट को तो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो नाम दिया है इसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेल्थ पर्सन यानी कि अमीर आदमी, ठीक है, और प्रेसिडेंट, यही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पावर होता है। तो यही सब हमको क्या करना, सुधारना है। जब हम अब पावर में आएंगे, जब हमारे पास पावर आएगा, तो इनसे सबको सुधारना, इसलिए हम लोग को, आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है।
कह रहा कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, कोई भी लॉ को तोड़ता है तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, उसको जेल में भेजा जाएगा, ठीक है। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कोई भी लॉ को तोड़ेगा तो उसको जेल में बंद किया जाएगा पूरी बाकायदे से, और जितने साल की सज़ा होगी उतने साल की सज़ा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो कब होगा, जब शासन टाइट रहेगा, जब कानून वगैरह सब टाइट होंगे, तो जब वो ऐसा करेगा कोई तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे अमीर लोग हो, ठीक है, कोई भी हो, सबके लिए लॉ क्या है, बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, ठीक है, किसी भी जात के हो, ठीक है, किसी भी क्या बोलते हैं जेंडर के हो, उनके लिए सबके लिए लॉ क्या है, बराबर है, ठीक है, तभी तो देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है इन एशियंट इंडिया, यानी कि पुराने भारत में, जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, कह रहा है बहुत सारे ऐसे लॉ थे जो बेकार थे और काफ़ी अच्छे भी थे, ठीक है, तो वो लोग फॉलो करा लेते, जो अंग्रेज़ थे वो मार मार के फॉलो करा लेते थे। भाई अब तो हमारे ही देश हमारे लोग ऊपर राज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो अपने लॉ को फॉलो कराने के लिए, यानी कि अपने लॉस को रूल करने के लिए वो क्या करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती मारते थे, तो लोग उसको फॉलो भी करते थे, ठीक है, क्योंकि भाई उनको डर रहता था कि भाई अगर हम इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो अंग्रेज़ वाले हमको मारेंगे, तो एक तरह से हमको डिसिप्लिन सिखा गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिसिप्लिन का एक तरह से बेइज्जती किया जा रहा है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पुराने भारत था, यानी कि जो एशियन भारत था, वहाँ पे कुछ लॉ ऐसे थे जो क्या थे, ओवरलैपिंग थे, और वहाँ की कम्युनिटी क्या करती थी, अलग अलग लैंग्वेज में उनको फॉलो भी करती थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से डरते थे, ठीक है। कह रहा पुराने समय में क्या होता था, एक ही क्राइम के लिए दो लोगों को क्या करना, पनिश किया जाता था। कभी भी कोई क्राइम करता है तो अकेले नहीं करता है, किसी के साथ मिल के करता है, मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम केस में यही होता है। तो यही कह रहा है कि कुछ केसेस ऐसे थी पहले के समय में जो पनिशमेंट मिलती थी वो दो लोगों को मिलती थी, ठीक है, क्योंकि एक ही क्राइम दो लोग करते थे, तो डिपेंड करता था किस बैकग्राउंड से, और ज़्यादातर किनको मिल रहा था ये पनिशमेंट वगैरह, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे। पहले भी लोअर कास्ट के लोग के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता था, और अभी भी वही हो रहा है। पहले अंग्रेज़ करते थे, अब भारत के बड़े बड़े नेता और ISPC वगैरह लोग करते हैं। तो इन सबको आपको सुधारना है आगे जाके, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कास्ट बैकग्राउंड विद द लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, तो लिया ना, लोअर कास्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता था, बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था, और उनको ज़बरदस्ती बिना मतलब बेवजह के ही जेल में बंद कर दिया जाता था पहले। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज दिस सिस्टम एंड बिगेन, कह रहा है धीरे धीरे चेंज हुआ, कब, कॉलोनाइज पीरियड में, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, तो मैंने पहले मान लो 100 लोग गरीब थे, तो 100 में से 100 को लोगों को क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया जाता था। अब 100 में से क्या किया जाती है, 40 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है बेफालतू का, मतलब उनको ऊपर ज़बरदस्ती क्या करके क्राइम डाल के। जिससे क्राइम क्या करेगा, कोई बड़े आदमी का घर के लड़का करेगा और क्राइम को छोटे आदमी पे डाल देके कुछ पैसा वगैरह दे के उसको जेल में कर देंगे, ठीक है। वो अपने ऊपर क्या लगेगा, उस क्राइम को अपने ऊपर ले लेगा कि मैंने क्राइम किया है कुछ पैसों के लिए। तो ऐसा होता है इंडिया में, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं कोई क्राइम कर देते हैं तो उस क्राइम को छुपाने के लिए कुछ पैसा देते हैं गरीब लोगों को, वह कहते हैं कि ये क्राइम तुम अपने ऊपर ले लो। तो बच क्या करेगा, बच्चा गरीब है, उसको कुछ 2-3 लाख रुपया मिल जाते हैं तो क्राइम को अपने ऊपर ले लेता है, 10 साल सज़ा काट के आता है बेचारा, क्या करेगा। तो ऐसे ही मतलब पहले भी होता था और अब भी होता है, लेकिन अब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ब्रिटिश लोग ही थे, यानी कि जो ब्रिटिश राज कर रहे थे जब, ठीक है, जो अंग्रेज़ लोग थे हम पे राज कर रहे थे, वही लोग लेके आए थे रूल हमारे भारत में, ठीक है। और जो कि सही भी था, रूल जरूरी होता है, डिसिप्लिन हर जगह जरूरी होता है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, बस डेली डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट यानी कि डेली झगड़े होंगे, मोहल्ले में, शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, क्या लोग आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन कानून के आने के बाद लोग क्या करते हैं, नहीं लड़ते, उनको डर रहता है कि कहीं मैं जेल में ना बंद हो जाऊँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश वाले थे वो क्या किए थे, रूल लाए थे इंडिया में, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन जो लॉज वगैरह चल रहे हैं कौन लाया था, ब्रिटिश वगैरह लाए थे, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड द क्लेम ऑफ सेवरल ग्राउंड्स, जो हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो लिखते हैं इतिहास को, ठीक है। अभी भी लोग होते हैं इतिहास को लिखते हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इतिहास, सारा चीज़ इतिहास पढ़ रहे हैं हम, तो इतिहास लिखने वाले भी लोग होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तो भी कुछ ऐसा रूल लाए थे, जैसे यहाँ पर रूल लिखा है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, यानी कि एक ऐसा रूल था अगर कोई उनके राज्य में, ठीक है, कोई भी अगर ज़बरदस्ती करता था या अंग्रेज़ों के खिलाफ जाता था तो उन्हें अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया जाता था, ट्रायल में, यानी कि जेल में भेज दिया जाता था। तो वही लिखा है कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता था इनके खिलाफ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट यानी कि इनके खिलाफ कोई लड़ता था, ठीक है, एक क्या बोलते कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी को उठा के पूरा जेल में भर दिया जाता था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये सब रूल कौन लाया, अंग्रेज़ लोग लाए हैं, लेकिन वो लोग अच्छी तरह से फॉलो करवाते थे, यानी कि लोगों से मतलब ज़बरदस्ती मार पीट के क्या करते थे, फॉलो करवाते थे। लेकिन अब के लोग क्या है, आज़ादी मिल गया है तो
कोई जो छोटे लोग तो फॉलो कर लेते हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो तो फॉलो कर देते हैं, लेकिन जो हायर क्लासेस हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब क्राइम करते हैं तो उसको छुपाने के लिए लोग पैसा फेंकते हैं, पावर दिखाते हैं, ठीक है, तो सब बच जाते हैं। लेकिन मतलब यही सब हटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे जाके बड़े अधिकारी बन के इन सबको ख़त्म करना है। यहाँ पर ऐसा ही एक स्टोरी दिया गया है, ठीक है, जो कुछ लोग थे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कम्युनिटी में इकट्ठा हुए थे, एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, ठीक है, जहाँ पर नाम है जलियांवाला बाग। आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब में है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, इस ब्रिटिश खिलाफ के, यानी ब्रिटिश एम्पायर के, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लोग लड़ने की एक मुहिम बना रहे थे, एक जगह पर इकट्ठा होकर। जब इकट्ठा होने का जो जगह थे, कौन था, जलियांवाला बाग था। वहाँ पे कई मतलब 100 लोग खड़े थे, यानी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पे एक जनरल डायर था, जिसका नाम था, क्या नाम था, जनरल डायर। वो ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि अंग्रेज़ का एक क्या था, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो उसने ज़बरदस्ती, मतलब बिना बिल पास कराए ही क्या किया, उस जनरल जलियांवाला बाग में घुस के ज़बरदस्ती क्या किया, उस रूल को फॉलो कराने के लिए सबको मार दिया इस तरीके से। तो वहाँ पे काफ़ी लोग, ज़्यादा लोग क्या हुए थे, मरे गए थे। तो उसको क्या कहा गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को मारा गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्ती, ठीक है। जो सारा गेट था जलियांवाला बाग का, उसको बंद कर दिए ये लोग, अंग्रेज़ लोग, और कोई भी भाग नहीं पाया। वहाँ पे एक कुआं था, ठीक है, वहीं पर एक कुआं था। इस तरीके से सोचो, कुआं लोग मतलब कूदते कूदते वहाँ पर लोग मर गए थे, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद गए थे, ताकि जो गोली आ रही है वो उनसे बच जाए। जैसे मान लो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ से गोली चल रही है, धड़ा गोली चल रही है, कोई भी गेट भागने के लिए बंद नहीं, जितना भी गेट था वो बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे कुआं था, तो उस कुएं में लोग कूद कूद के लोग अपनी जान दे रहे थे। मतलब उसमें जो सोचो, ये कुआं देखो, यहाँ दिखाया भी गया है, गोल सा कुआं है। उस कुएं में मतलब लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे, ताकि गोली हमको ना लगे। सोचो, जो उस कुएं में सबसे पहले कूदा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। तो इतनी बुरी तरह से लोग वहाँ पर मारा गया था, ठीक है। कब हुआ था ये, 10 मार्च 1919 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसको क्या कहा गया बाद में, जलियांवाला बाग मैसेकर। किसने कराया था, जनरल डायर ने। ये अंग्रेज़ का एक ऑफिसर था, ठीक है। तो लगभग ये 100 लोगों को वहाँ पर गन से, यानी कि बंदूक से मार दिया, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, कई लोग थे। तो ये का मतलब बहुत बुरा, ज़्यादा इंडिया के साथ बुरा व्यवहार किया गया था, ठीक है। बहुत बड़ा मैसेकर है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोग हमारे साथ ऐसा किए थे, जिसमें ऑफिसर कौन था, जनरल डायर, उसने ही सारा कांड करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती मार पीट के अपने नियम को फॉलो करवाते थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जब ये कांड हुआ, कौन, जलियांवाला बाग मैसेकर वाला, तो जब इतने लोग मारे गए हैं तो बाकी जो लोग थे उनको अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। भाई जैसी बात है, हमारे लोग जब मारे जाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो ये लोग क्या किए, और ज़्यादा मात्रा में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे, कब, 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत के लिए भी, यानी कि लोगों के लिए भी क्या हुआ, रूल बनने लगे कि हाँ भाई, मतलब जो भारत के लोग हैं उनके लिए भी अच्छे अच्छे रूल लाए गए, ठीक है। तो मतलब बहुत बुरा हुआ भारत लोगों के साथ, लेकिन उस बुरे के साथ काफ़ी लोगों ने क्या किया, मोर्चा खड़ा किया, आंदोलन किया उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और बाद में जाके 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, कई सारे अच्छे रूल्स आए, कई सारे अच्छे लॉज आए, जो उस समय के लिए मतलब ठीक ही ठाक थे, ठीक है। बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उस समय लोगों के लिए थोड़ा आराम मिला, ठीक है। तभी से क्या हुआ, भारत में रूल आना शुरू किए, यानी कि लॉज वगैरह बनने शुरू हुए। जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तब ये लॉ और बढ़ के हमारे देश के मतलब और ज़्यादा करीब आ गए, यानी कि और ज़्यादा बढ़ने लगे ये लॉस। और बढ़ के अब कई सारे लॉ बन गए हैं, जो हमको कुछ, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि 18 के ऊपर के जो बच्चे होंगे उनकी शादी होती है, 21 के, 18 के ऊपर जब होंगे तब वोटिंग कर सकते हैं। 18 के जब ऊपर हो जाएंगे तो अपने प्रॉपर्टी को सेल या बाई कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे लॉज आए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो लॉ शुरू कहाँ से हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ, मतलब अंग्रेज़ों के जब आए थे तब वो लोग अपने लॉ लेकर आए थे। तो यहाँ पे लिखा है अगले पैराग्राफ में कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि जब हमारा संविधान बना, तो उस संविधान के हिसाब से जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो जिसको हम चूज़ करते थे अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, वो हर साल क्या किए, नए नए रूल्स को लाते गए हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि उस संविधान के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाउंडेशन बने थे, जो हमारे क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हमारे उम्मीदवार थे, ठीक है, जिस कंट्री के, जैसे पीएम वगैरह, सीएम वगैरह हो गए, वो लोग हर साल क्या करते थे, कुछ लॉज को लाते थे, जिसकी वजह से हमें मतलब कुछ आसानी मिलती थी, मतलब सबके लिए लॉ लाते थे, ठीक है। तो ये हर साल आता है, जैसे कोई भी देखेंगे तो, कोई भी लॉ अगर देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है। 2020 में कुछ अलग आया, 2021 में कुछ अलग आया, 2022 में कुछ अलग लॉज आएंगे।
ये जो लॉ लाते हैं कौन लाते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम चुनते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ चीफ मिनिस्टर। अब बनते कहाँ लॉज हैं? पार्लियामेंट में, ठीक है। इस तरीके से पार्लियामेंट हर साल कुछ ना कुछ लॉ लाती रहती है लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोगों का विकास हो सके। नेक्स्ट कह रहा है, हमने क्लास 6 में एक जो किताब थी, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था साइंस SST में ही कि एक नया लॉ आया था 2005 में, जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये लॉ यहाँ भी आ सकता है MCQ में, ठीक है। क्या पूछेगा? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? तो 2005 में आया था। या दो पूछ सकता है कि ऐसा लॉ बताओ जो हिंदू सक्सेशन के लिए आया था, यानी कि इंडिया के फैमिली के लिए आया था। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्लास 6 में बताया, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था, जो फैमिली होती थी ना, जो मैं मान लेते उस फैमिली में जो मेन मालिक है, उसके जो पिताजी है, जो मेन हेड है उस फैमिली का, उसके पास 5 एकड़ खेत है। क्या है? 5 एकड़ खेत है। तो 5 एकड़ खेत किसको मिलता था? उसके लड़के को मिलता था, उसके मरने के बाद। माने कि उसके नाम मम्मी को मिलता था, यानी कि जो ना माँ को उसको प्रॉपर्टी मिलती थी, ना ही उसकी बहन को मिलती थी, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी किसको मिलता था? उसके लड़के को मिलता था उसके मरने के बाद। लेकिन जब ये एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद, तो सारा चीज़ बदल गया। तो जो 5 एकड़ ज़मीन था वो किसको मिलेगा? अब बेटों को भी मिलेगा इक्वली मात्रा में, लड़की को मिलेगा और उसके मदर को भी मिलेगा, यानी कि उस फैमिली में जितने लोग होंगे वो ज़मीन उतने ही मात्रा में इक्वली क्या हुआ? बांट दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब हमको इक्वली बांटा जा रहा है, यानी कि आपको लगता है कि जो हमारा ज़मीन है, ठीक है, घर में जो ज़मीन है वो हमको दिया नहीं जा रहा है, तब क्या कर सकते हैं? एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरा जो घर का ये है प्रॉपर्टी है वो मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो आप क्या करेंगी? और वो पुलिस आपकी कार्रवाई करेगी और आपको बात सुनेगी, क्योंकि ये एक्ट है, सब मतलब लॉ है सबके लिए, ठीक है। तो सबको जो होगा ज़मीन बराबर में मिलेगा, ठीक है। तो जो भी फैमिली होगी, चाहे शहर की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, चाहे बड़े बड़े शहरों की बात हो, अगर फैमिली में ज़मीन है तो सबको क्या मिलेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2005 में लॉ आया था। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के हिसाब से चाहे बेटा हो, चाहे लड़की हो, चाहे उसकी मदर हो क्यों ना हो, यानी कि माँ क्यों ना हो, सबको इक्वल शेयर मिलेंगे उस प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा है, ऐसे कई सारे लॉज आए हैं, जैसे कि कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए, यानी कि जो हमारा पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कम कर सकें। एम्प्लॉयमेंट दिया गया, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दिया गया किस कई सारे लॉज से। तो ऐसे कई सारे लॉज आए हैं जो कि अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा, हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, कि नए लॉ जो होते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं ये हम लोगों ने 3 बार पढ़ चुका, फिर से पढ़ लेना 4 बार हो जाएगा। कह रहा है जो पार्लियामेंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है लॉ को बनाने के लिए। अब ऐसे ही लॉ नहीं बन जाते हैं, उस लॉ को पास कराने के लिए कई सारे वोटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि जितने भी MP होते हैं, जितने भी नेता होते हैं पार्लियामेंट में, वो सारे लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा, यानी कि जिस लोगों का वोटिंग ज़्यादा होगा, यानी कि मेजॉरिटी में होंगे, वो लॉ क्या होगा? पास हो जाएगा। अगर जैसे मान लेते हैं 50 लोग हैं, ठीक है, कोई लॉ है, कोई लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में, उस 50 लोगों में से क्या किया? 30 लोगों ने कह दिया हाँ ये लॉ बनेगा, तो लॉ बनेगा, क्योंकि 20 लोग क्या है? मना कर रहे हैं, लेकिन 30 लोग की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाले लोग होंगे उसका बात सुना जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि एक लॉ फिर बन रहा है, तो उसने में क्या किया? 40 लोगों ने मना कर दिया कि लॉ नहीं बनना चाहिए, तो लॉ नहीं बनेगा, बाकी 10 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि कम लोगों में आते हैं। इस तरीके से वोटिंग करके पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि द पार्लियामेंट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग लॉ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कभी कभार क्या होता है, जो लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में, वो लॉ कुछ बेकार हो जाते हैं। बेकार यानी कि लोगों के लिए ख़राब होते हैं। भाई पार्लियामेंट तो लॉ बना देती है बिना सोचे समझे, वो अपने वोटिंग के लिए, लेकिन जब वो लॉ को लॉन्च करते हैं तो लोगों के अंदर मतलब हो सकता है कि वो लॉ पसंद ना आए, तो उसको क्या करते हैं लोग? उसके ऊपर अपना मतलब बुरा रिव्यू देते हैं कि इस लॉ को हटाया जाना चाहिए। तो वही जब 2 लाख 3 लाख लोग 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, तो लॉ को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल, यानी कि लॉ अगर कोई बना रही है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो उस लॉ को क्या करेगी? फिर से हटा देगी, फिर उसकी जगह पे नए लॉ को लाएगी। तो इसके काम होता है किसका? पार्लियामेंट का। तो वही कह रहा पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है लॉ वगैरह को बनाने के लिए। कह लेट अस read the following story to understand its domestic violence was brought to the attention parliament and the process adopted by the become law। कह रहे हैं यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, उस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ वगैरह कैसे क्या काम करता है। यहाँ पर एक छोटा सा, उसके बाद और स्टोरी है, तो पहले इसको जान लेते हैं हम। कह रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस क्या आप क्या समझते हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है आप क्या समझते हैं? मैं समझाता हूँ, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, डोमेस्टिक मतलब होता है घर की बातें, यानी कि घर का जब झगड़ा होता है, ठीक है, घर घर में नहीं झगड़ा होता है, तो उसकी बात ये कर रहा है।
कह रहा घर में जब किसी को इंजरी पहुंच जाती है, इंजरी मतलब चोट पहुंच जाती है, किसी को हार्म पहुंचता है, किसी को थ्रेट पहुंचता है, किसका नुकसान का, किसी एडल्ट मेल के द्वारा, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक पति एक पत्नी है, ठीक है, क्या है, एक पति है और एक पत्नी है, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये पति जो क्या करता है, अपनी पत्नी को मारता है या उसे अब्यूज़ करता है, अभी जो नहीं कि उसे गाली वगैरह देता है, तो क्या करेगा, जो हमारे देश का लॉ है उस पति को क्या करेगा, समझाएगा, नहीं समझेगा तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ होता है, यानी कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, अब्यूजिंग हो रही है, आपके साथ मारपीट हो रहा है, ठीक है, डेली बाई डेली, एक दिन का हो गया तो हो गया, अगर डेली बाई डेली हो रहा है तो आप क्या कर सकती हैं, जाके कंप्लेन कर सकती हैं कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे मारता रहता है, मुझे अब्यूज़ करता है, ठीक है, मुझे इमोशनली क्या करता है, अब्यूज़ करता है। तो वही सब लिखा है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है तो 2005 एक एक्ट आया था, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट, क्या नाम था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकती हैं, जाके कंप्लेन कर सकती हैं। और ये बस हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, पूरे फैमिली की बात हो रही है, बहन भाई माता पिता, किसी भी अगर झगड़ा होता है, ठीक है, एक बार तो झगड़ा तो हो गया, मान लो अगर ज़्यादा हो रहा है, डेली बाई डेली हो रहा है, अगर आप पे अब्यूजिंग हो रही है, ठीक है, या आप पे हाथ उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है आपको, तो क्या कर सकती हैं, जाके कंप्लेन कर सकती हैं, सरकार आपकी बातें सुनेंगी और आपको क्या करेंगी, न्याय दिलवाएंगी, ठीक है। इस तरीके से काम करता है डोमेस्टिक वायलेंस 2005, इस तरीके से काम करता है। अब आ गया हमारी स्टोरी, अब स्टोरी पढ़ते हैं मस्त तरीके से। यहाँ पर दो औरतें हैं, ठीक है, एक का नाम साजिया है और एक का नाम कुसुम है। क्या नाम है, एक का नाम साजिया, इसी में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी। एक का नाम साजिया, एक का नाम कुसुम है। तो कुसुम जो है, जो साजिया है, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम था द डेली, ठीक है। उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा था, उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि जो औरतें हैं उनके जो एक्ट है, यानी अभी मैंने बताया ना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, तो वही 2005 में ये जो हमारी साजिया है वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो उसको पता चला कि जो ये बिल है वो क्या हो गया, पास हो गया है। अब औरतों को भी पूरा अधिकार है क्या करने के लिए, कंप्लेन वगैरह करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो वही कर रही है किससे, कुसुम से, कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, बहुत बड़ा दिन है औरतों के लिए। वही लिखा है, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, इज़ इट ग्रेट डे फॉर वुमेन, यानी कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है औरतों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए नए नए कानून आए थे। तो कुसुम ने क्या रिप्लाई दिया, औरतों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक घर के लिए, हर एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये लॉ सबके लिए है, ठीक है। कुसुम कहती है, मतलब कि उसको भी पता है ये लॉ, ठीक है, कोई टीवी वगैरह आप देखी होगी, मोबाइल पे देखी होगी। इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट लॉ पास, कह रहा है इस लॉ को कर रही है, कुसुम कर रही है कि इस लॉ को पास कराने के लिए काफ़ी लंबा समय लग गया, मतलब सरकार को काफ़ी लंबा समय लग गया इस लॉ को पास कराने के लिए। लॉ पहले से ही लेकिन एक्टिव नहीं था, यानी कि लाया नहीं गया था, लेकिन 2005 में इसको लाया गया। तो वही कही है कुसुम कि ये लॉ काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। किससे कह रही है, साजिया से। अब देखो साजिया और कुसुम है कौन, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में कि ये बातें जो कर रही है कौन, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कह रहा है जो कुसुम और साजिया है ना, वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, यानी कि औरतों के हक़ के लिए काम करती थी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, किसी हक़ के लिए काम करता है। तो जो साजिया और कुसुम थी औरतों के लिए काम करती थी और औरतों को इंसाफ दिलवाती थी। तो वही कह रही हैं कि उनको याद है किस तरीके से हमने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं औरतों के खिलाफ, अब जाके गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, हमारी क्या बोलते हैं, मनोबल को बढ़ाया है। भाई कैसे बढ़ाया है, उस एक्ट को ला करके। तो जो पहले एक्ट नहीं था, तो ये दोनों जो कुसुम और साजिया थी आपस में मिल के औरतों को खिलाफ लड़ती थी, यानी कि औरतों के लिए लड़ती थी, सॉरी खिलाफ नहीं, औरतों के लिए लड़ती थी। और औरतों के साथ कहीं बुरा व्यवहार होता था तो उनके लिए दोनों क्या करती थी, खड़ा होती थी और पुलिस से कंप्लेंट करवाती थी ज़बरदस्ती, ठीक है। इस तरीके से साजिया और कुसुम ने काफ़ी ज़्यादा इनको खुशी हुई जब ये लॉ आया। तो वही कह रहा है कुसुम और साजिया किसी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और उनको याद हुआ कि कैसे वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहती थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास कराने के लिए, यानी कि इनका भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, रोल निभाया गया है उस एक्ट में पास कराने के लिए। अब आते हैं अगला स्टोरी। अगली स्टोरी में ये बात है कब, 1991 का, हो सकता है डेट भी पूछ दे। ये कब था, 2016 अक्टूबर का था बात, सॉरी 16 कह रहा हूँ, 2006 की बात थी, ठीक है। तो 2006 में पूरी तरह से जो 5 में आया था लॉ, 2006 में पूरी तरह से एक्टिव हो गया था, यानी पूरे देश में। ये था पहला स्टोरी हमारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, साजिया और कुसुम का। दूसरा स्टोरी आता है, ये भी दो औरतों की कहानी है, यहाँ पर थोड़ा स्टोरी अलग है। ये कब का है, अप्रैल 1991 का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है। यहाँ पर एक पत्नी आई है, यानी कि एक वाइफ आई है अपने हस्बैंड का कंप्लेन कराने के लिए। कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में। क्या कर रही है, कह रही है कि मुझे एक एडवाइस चाहिए। एडवाइस क्या चाहिए कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे डेली मारता रहता है, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, यानी कि वो डेली मुझे मारता रहता है, बीट्स मतलब मारना, ठीक है।
आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन सो फार। अब मैं किसी को बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा मारता है। मैं बहुत ज़्यादा असेम फील कर रही हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हो रहा है। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। क्या अब मुझे कहीं और रहने के लिए मतलब उनके साथ क्या करिए, न्याय का एक क्या बोलते हैं उसको, प्रक्रिया शुरू करिए। तो मतलब जो वाइफ है वो कहना चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे मारता रहता है और मुझके साथ और नज़ारा नहीं रह सकती। अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अब न्याय करिए, ठीक है। वहीं पर एक दूसरी लेडी आती है, यानी कि थोड़ा बूढ़ी रहती हैं ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि मेरा लड़का और मेरी लड़की जो है, माने कि इनका लड़का और इनकी जो लड़की की पत्नी है, दोनों इनको क्या किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनके लड़के के द्वारा और इनकी लड़की की जो पत्नी है, ठीक है। जैसे नहीं होता है शादी होने के बाद लड़का बदल जाता है, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो वही चीज़ से यहाँ भी हो रहा है कि इसका जो लड़का है और इसकी जो लड़की की पत्नी है, यानी कि जिसको बहू है, इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। हर घर में होता था, तो पहले और ज़्यादा होता था। तो ये भी आई हैं कंप्लेन करवाने के लिए कि जो मेरा लड़का है, जो मेरे डॉटर इन लॉ है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ वगैरह देती हैं और मुझे क्या किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और क्या लिखा है, हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे इवन थ्रो मी आउट, यानी कि वो मुझे घर से निकाल दिए हैं और मेरा जो बैंक अकाउंट था उसमें से सारा पैसा ये लोग क्या कर दिए हैं, ले लिए हैं और मुझे घर से फेंक दिए हैं। तो ये दो लड़कियों का यहाँ दिक्कत था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो एक अधिकारी आता है, ठीक है, वो क्या कहता है, फिर ये कहती हैं, ये जो वाइफ हैं कहती हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे बस क्या चाहिए, इस झगड़े को रोकना है, यानी कि जो उसके पति मार रहा था उसको बस रोकना है। देखो मारा है, पूरा गाल फूल गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुझे, जो कह रही हैं वाइफ इनकी, कह रही है मुझे बस पुलिस के पास नहीं जाना है। अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगी, भाई कोई भी पत्नी रहेगी अपने पति को क्या करना चाहिए, अरेस्ट नहीं करवाना चाहेगी। तो ये कह रही हैं कि ये मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बस क्या चाहिए, एक इस झगड़े को शांत कराना है। फिर जो वहाँ पर दादी माँ थी, जो बूढ़ी हो रही थी, जिसको लड़का घर से बाहर निकाल दिया था, वो कहती हैं कि जो मैं भी एक नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, और मुझे वो लोग क्या कर दिए हैं, घर से निकाल दिए हैं, मुझे बस घर में रहना है, उनके साथ अपने लड़के के साथ रहना है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जो ऑफिसर था वो क्या कहता है, ये कहता है कि अभी का जो लॉ है, यानी कि अभी की जो लॉ बना हुआ है, कब की बात, 1991 का, तो उसमें जो लॉ बना हुआ था उसके लिए वो कौन था, जो लोग मार पीट रहे थे इनके लिए, वो क्या थे, क्रिमिनल थे, ठीक है, और उनको कोई दूसरा ऑफिसर नहीं दिया जाएगा, उनको सीधे जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। बस इतना ही कहानी था, शायद इतना ही कहानी था कि जो जब वहाँ पर गई, ठीक है, कंप्लेन करने के लिए, तो इन्होंने एडवाइस दिया। एडवाइस क्या दिया कि जो लॉ है वो किसके खिलाफ हो क्या आते हैं, आपके हस्बैंड और आपके जो लड़के हैं वो दोनों एक क्राइम में आते हैं, वो क्रिमिनल हैं, उनको जेल होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन, यानी कि जो आजकल के लॉ, जो लॉ उस समय के जो लॉ था 1991 में, उस लॉ के मुताबिक इनके हस्बैंड और इनके लड़का क्या थे, दोनों क्रिमिनल थे और उनको जेल में बंद करना चाहिए, ठीक है। ये पहला कहानी था, ये दूसरा कहानी है। कहानी का बस अब सार समझते जाइए। अभी तीसरा कहानी आते हैं। ये कहानी है तो 1990 का, 1990s का। थ्रू द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम, यानी कह रहा है कि ये लॉ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी 1990 में। देखते हैं कैसे ज़रूरत थी। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब मैंने पहले स्टोरी में देखा कि पहले दो औरतों के साथ बुरा व्यवहार हुआ, फिर यहाँ भी दो औरतों के साथ हुआ। इससे पता चलता है कि पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो वहीं पर एक ग्रुप बन गया। कैसा ग्रुप बना, पब्लिक हियरिंग। इसमें क्या होता था, कई सारे औरतों मिल के, मतलब कई सारे लेडीज़ मिल के खिलाफ लड़ती है, किसके खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, कि हमारे लिए लॉ बनाया जाए कि हमको भी सुरक्षा मिल सके, यानी कि जितने भी लॉज हैं वो हमारे लिए बनाए और तीन औरतों के लिए भी बनाया जाए, क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हमारे हस्बैंड हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो हमें मार पीट रहे हैं और हमें घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो वही कह रही है ये, कि यहाँ पर यही बता रही है जो लीडर है इस औरतों की, वो कह रही है कि हमारे लिए भी लॉ बनना चाहिए और हमारे लिए जो लॉ बनना चाहिए, हमारे लिए इक्वालिटी होना चाहिए कि हम भी क्या हों, राइट टू लिविंग, यानी कि हम भी घर में रह सके, हमें भी प्रॉपर्टी का पूरा हक मिल सके। तो वही 2005 में जो एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, वो लाया गया था। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी औरतों को, ठीक है, उस समय में, उस समय में औरतों को मारा पीटा जाता था ज़बरदस्ती। अब पूरे इंडिया में यही बात थी। जब ये सारी बातें किसी एक को पता चलती थी, यानी कि जो लॉयर वगैरह थे, ठीक है, जो उस समय लड़के पढ़ रहे थे, यानी कि कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ मतलब जितनी भी औरतें थीं, हो सकता है उनके लड़के जो थे कुछ अच्छे थे, तो जो कुछ अच्छे लड़के थे वो क्या कर रहे थे, उसमें लॉ कर रहे थे, यानी कि लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे। तो जब लॉयर की पढ़ाई पूरा कर लिए 1999 में, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल भेजा, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। तो ये कह रहा है कि वाइट कंसिडर टू द लीड ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मारपीट हो रहा था उसके खिलाफ एक बिल भेजा कि जो बिल है वो औरतों के लिए भी नियम्स बनने चाहिए, ठीक है। तो क्या कहती है, तो पहला जो इसमें नियम, जो मतलब कारण लिख रहा था कि ये बिल क्यों भेजा गया है, तो कहता है कि जो डिफिनीसन होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें क्या होता है,
फिजिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब कि फिजिकली मारा जाता है, उनको मारपीट किया जाता है, इकोनॉमिकल यानी कि उनको गालियाँ वगैरह भी दिया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। जब चीज़ें रोकने के लिए बिल बनाया गया, बिल यानी कि उस नियम को भेजा गया कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास। कब? 1999 में। तो कई सारे औरतें मिल गए क्या कि इस बिल पे सिग्नेचर की अपना कि हम भी जो है इस लॉ को लाना चाहते हैं, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और इस लॉ को कहाँ भेजा गया? गवर्नमेंट के पास। तो ये लिखा है यहाँ पे, देखो, मूवमेंट वन टू लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में काफ़ी जल्दी जाने वाला था। जो भी मूवमेंट चल रही थी औरतों के खिलाफ वो सारा इकट्ठा हो रही थी और उस लॉ के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है, ताकि एक ही बार जब पार्लियामेंट में जाए तो हम लोग की बात सुनी जाए, ठीक है। तो ये लोग इकट्ठा होके मतलब सारे औरतें क्या कर रही थी, एकजुट हो रही थी धीरे धीरे। और फाइनली बाद में कब 2002 में ये जो बिल था कब इंट्रोड्यूस हुआ? पार्लियामेंट में। तो वही कह रहा फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। क्या पूछ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में या 1 में पूछ सकता है, जो औरतें लड़ रही थी अपने लिए, जो बिल बनाई थी वो पार्लियामेंट में कब पहुंचा या कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 2002 में पहुंचा था, ठीक है। बट लेकिन देखो वहाँ पर लिखा है कि लास्ट में 2002 में जब दिसंबर में भेजा गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो वो क्या हुआ, सुधारा गया उसको, फिर उसको भेजा गया राज्यसभा में, यानी कि हर एक स्टेट लेवल पे होता है ना राज्यसभा, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। राज्यसभा में पास हुआ, फिर उसको भेजा गया लोकसभा में, यानी कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठते हैं। फिर वहाँ से भेजा गया कहाँ पर? उसको पार्लियामेंट में। और वहाँ से क्या हुआ, नया लॉ बन के आए 2005 में, ठीक है। 2005 में पूरी तरह से वो बन गए थे और 2006 में वो जाके क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ पूरी तरह से। 2006 के बाद और कोई ऐसा करता पाया गया तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। यानी कोई भी अगर माता पिता को पीटता है या अपने वाइफ को पीटता है या उसके गाली देता है, अब्यूजिंग करता है, इमोशनली डैमेज करता है, तो क्या कर सकती है, जाके तुरंत कंप्लेन कर सकती हैं और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसा नियम आया था 2006 में। तो इस तरीके से औरतों ने अपने लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अपने आप को आज़ादी दिलवाई। किससे? अपने हस्बैंड, अपने लड़कों से। कह रहा है जब ये लॉ आया था तो उस समय औरतें काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। अब जाहिर सी बात है, जब उनके लिए लॉ बनाया गया तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। तो ये कह रही है यहाँ पे कि जो ये लॉ आया था बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जो औरतें थी उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, तो उनको उस जब नियम आया तो औरतों को क्या क्या मिला, राइट टू वुमेन मिला, यानी कि औरतों को भी पूरा हक होता है उनके घर में रखने के लिए और घर में जो प्रॉपर्टी है उनको शेयर करने के लिए, यानी कि औरतों को भी प्रॉपर्टी क्या हो सकती थी, मिल सकती थी, ठीक है। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सप्रेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, यानी कि अगर वो कुछ होता है तो उनके साथ क्या होगा, पूरा सपोर्ट होगा फैमिली का। अगर ऐसा नहीं करती है फैमिली तो फैमिली के साथ उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर कहता है कि नाउ बिगिंस अनदर लॉन्ग जर्नी। अब इस तरीके से क्या हुआ, एक नया जर्नी बन गया, एक नया नियम आ गया औरतों के लिए। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। तो वही कह रही है कौन, साजिया, कि इस तरीके से क्या हुआ, लॉ हमारा आया और औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने लॉ लाया था हिंदू सक्सेशन अमेंड 2005 में और उसको इम्प्लीमेंट कब किया, 2006 में। यहाँ पे कह रहा है जितने भी हमने एग्जाम्पल देखा, जितने भी स्टोरी पढ़ा, वो क्या कर सकता है, इस तरीके से हमने जाना कि चाहे तो सिटीजन भी, यानी कि जिस कंट्री के सिटीजन है, चाहे भारत को, चाहे अमेरिका को, चाहे चाइना को, अगर वहाँ की जनता चाहती है कि कुछ नए नियम्स वो भी लोग लाएँ, ठीक है। मैंने क्या बताया, अभी हमने पढ़ा कि जो भी नियम्स बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं और पार्लियामेंट अपनी तरफ से बनाती है। लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि हमारे लिए मतलब लोग का भी कुछ नियम हो, यानी कि उनके तरफ से भी कुछ नियम बनाए जाएँ, तो क्या होगा, कुछ लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक बिल बनाना पड़ेगा। उस बिल को राज्यसभा में फिर लोकसभा में भेजना पड़ेगा, ठीक है। और वो बिल ज़्यादा ज़रूरी रहा तो नियम बन जाएगा। इस तरीके से जो सिटीजन होते हैं वो भी लॉज बना सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि द रोल ऑफ सिटीजन इज़ क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट बे इनटू लॉज। इस तरीके से चाहे वहाँ के जो सिटीजन, जो नागरिक हैं, वो भी चाहे तो लॉ को बनाने में हेल्प कर सकते हैं पार्लियामेंट का। कह रहा है ऐसा कैसे करेंगे, भाई जाहिर सी बात है, टीवी रिपोर्ट्स के जरिए, जो टीवी रिपोर्ट्स होते हैं उनके जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, एडिटोरियल के जरिए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, लोकल जो मीटिंग होते हैं उनके द्वारा आप क्या करेंगे, बार भाई लॉ बनाना इतना आसान नहीं होता है, लॉ बनाने में सालों लग जाते हैं। मैंने बताया ना कि 1990 से शुरू हुआ था और 2005 में जाके लॉ बना था। सोचो कितना हुआ, 15 साल में लॉ बना था। तो ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का ही एक तरह से कह सकते हैं गलती है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो गवर्नमेंट की गलती आती है। लेकिन अगर ज़्यादा पब्लिक होगी, 2-3 लाख लोग होंगे, तो उस बात को जल्दी ज़रा क्या होगा, गवर्नमेंट सुनेगी और उस पर जल्दी काम करेगी। तो ये कह रहा है अगर आपको लॉ बनवाना है, कोई अच्छा लॉ है, कोई आपको बनवाना है, तो इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रखवा सकते हैं जल्दी से।
अगला टॉपिक आता है हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, यानी कुछ ऐसे लॉज हैं जो लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी की और उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये लॉ हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि चलो हम देखते हैं कुछ नए सिचुएशन को या कंडीशन को जिसमें पार्लियामेंट कुछ लॉ को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है और लोगों के द्वारा वो क्या किया जाता है, उसको अनपॉपुलर किया जाता है, उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो लोग हैं यानी कि जो लॉ आया है लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। कह हम मान लेते हैं एक गवर्नमेंट ने एक लीगल लॉ बनाया, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग क्या करेंगे, उसको अनएक्सेप्ट करेंगे, यानी कि उसको कहेंगे कि ये हमारे लिए एक्सेप्ट नहीं वेबल नहीं होगा, हम इसको मना करते हैं, हम इसको डिनाइड करते हैं। तो एक लोगों से नहीं होगा, ये 1,00,000 2 लाख लोग होने चाहिए उस लॉ को डिनाइड करने के लिए, उस लॉ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, यानी कि उसको बेकार बताने के लिए। ठीक है, तभी क्या करे गवर्नमेंट उसको चेंज करेगा। ठीक है, मतलब भाई अब 2-3 लोग अगर उस नियम को कहेंगे भाई हम नहीं बना, जैसे मान लो इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो उस 150 करोड़ लोगों में कम से कम 2-3 करोड़ ऐसे लोग होने चाहिए ताकि उस लॉ के खिलाफ जाए। ठीक है, जब 2-3 करोड़ लोग उस नियम के खिलाफ जाएंगे तो गवर्नमेंट सोचेगी इस बात पे, भाई हाँ हो सकता है सही हो, ये नियम लोगों के लिए अच्छा ना हो, तो उस नियम को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे नए नियम लाए जाएंगे। 3 लोगों के अंदर होता है कि लोगों को नियम पसंद आता है कि नहीं आता है। पार्लियामेंट तो अपना नियम बनाएगी, उस नियम को पसंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना बातों को रखना पड़ेगा किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, कि हमारे जो लॉज लाए हैं आप वो हमारे लिए अच्छा नहीं है और लॉ को बदलिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैसे हम उस लॉ को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, किस जगह पे क्रिटिसाइज करेंगे कि सरकार तक ये बातें जल्दी पहुंचेंगी। देखो कह रहा पीपल को, यानी कि जो लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, लॉ को क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि बताएंगे कि ये लॉ गलत है। कहाँ करेंगे भाई, जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर पे, टीवी वगैरह जो होती हैं वहाँ पे, रेडियो पे, अलग अलग जगह पे। ठीक है, इन डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस अल्विंगनेस टू सेव देयर रिप्रेजेंटेटिव लॉज फॉर्म बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट पे बात पहुँचाने के लिए हमारे पास कई साधन हैं, न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविज़न है, कई सारे साधन हैं। इन साधनों से हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं पार्लियामेंट तक, जिससे पार्लियामेंट को पता चलेगा हाँ कि जो लॉ हमने लॉन्च किया है वो अच्छा नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, उतना अच्छा एग्जाम्पल मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपल पार्टी होती है, ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में रोड भी होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबको पता होता है। उस रोड के किनारे मान लेते हैं सब्जी लग रहा है, ठीक है, सब्जी मंडी है बहुत बड़ी सी, और ये सब्जी मंडी लगभग 50 सालों से ही वहाँ पर लग रही होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जो सब्जी मंडी है उसको हटा के रोड बनाया जाए, इस रोड को और ज़्यादा चौड़ा किया जाए, इतना फैला दिया जाए, जैसे हो रहा है ना हर जगह रोड बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सब्जी मंडी लगती थी, ठीक है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इस रोड को क्या कर दिया, सब्जी मंडी को उखाड़ के फेंक दिया जाए और यहाँ पर रोड बनाया जाए। लेकिन उस सब्जी मंडी इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी है कि वहाँ पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो जब गवर्नमेंट ये ऑर्डर देगी, जब लोगों को पता चलेगा ये, तो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, मोर्चे खड़ा करेंगे कि इस मंडी को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। और जो जितने सब्जी मंडी वाले होंगे, जितने लोग होंगे, वो सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे और उस जगह को बचाएंगे। इस तरह से जो लॉ आते हैं वो क्या होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं। इस तरीके से जो लॉज वगैरह होते हैं, इंसान चाहे तो इकट्ठा होकर उस लॉ को ख़त्म करवा सकते हैं, यानी कि उसको हटवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जो लोग होंगे, यानी कि मान लेते हैं जो सब्जी मंडी थी उसको हटाने के लिए लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट यानी कि एक इस तरीके से जुलूस निकालेंगे, ठीक है, कैंपेन करेंगे और अपना सॉलिडारिटी दिखाएंगे कि जो आपका रूल है या जो नियम है वो गलत है। अगर सब्जी मंडी हट जाएगी तो सब्जी मंडी कहाँ रहेगी भाई, सब्जी मंडी के लिए जगह भी तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को जगह देना चाहिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सब्जी मंडी को हटाने के लिए कोई दूसरा जगह देती है तब तो ठीक है। अगर जगह नहीं देती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मोर्चा वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, रैली कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप इस तरीके से लड़ सकते हैं। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का। ठीक है, बाकी तो चैप्टर 3 है, 5 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।